कहानी है 50वीं ईस्वी की, जब लगभग पूरी दुनिया में रोमन्स अंपायरों का राज था सिवाय एक गांव के। क्योंकि वहां गोल्स रहते थे और गोल्स कोई आम इंसान नहीं थे, उनके अंदर सुपर हीरो वाली शक्तियां थीं, इसलिए रोमन्स उनसे जीत नहीं सकते थे। और फिर हम जंगल में दो दोस्तों को देखते हैं, एक का नाम ऑब्लिक्स था और दूसरे का एस्टिक्स। एस्टिक का कहना है कि अब हमें सब्जियां खाना चाहिए क्योंकि हम दिन रात मांस खाकर पागल हो गए हैं। इस पर ऑब्लिक्स हंसने लगता है और कहता है कि हमें बाहुबली शरबत भी नहीं पीना चाहिए, यह हमारा स्वास्थ्य खराब करता है। दरअसल ये वही शरबत है जिसे पीने के बाद गोल्ड को महाशक्तियां मिल जाती हैं। तभी ऑब्लिक्स अपने सूंघने की शक्ति से रोमन्स के उन दो सैनिकों को पकड़ लेता है जो गोल्स के डर से वहीं छुपे हुए थे। ऑब्लिक्स सिपाहियों को मारने का फैसला करता है, लेकिन फिर सोचता है कि ये यहाँ से भागेंगे नहीं और अपना शरबत पीता है और उन्हें एक ही पल में हवा में उछाल देता है। यहाँ से सीन कट होके कहानी जाती है गोल्स के गाँव में, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग खुशी खुशी अपने कामों में व्यस्त हैं। तभी गांव में पेनिशिया नाम की एक खूबसूरत लड़की आती है। ऑब्लिक उसे पसंद करता है, लेकिन पेनिशिया उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती। फिर अचानक गांव में एक घोड़ा गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। घोड़ा गाड़ी के पीछे बहुत से तीर लगे हुए थे, जैसे कि वो युद्ध से भाग कर आया हो। सभी गाँव वाले उसे देखने आते हैं, जो बहुत घबराया हुआ था। उसे गोल्स की मदद चाहिए थी। और फिर वो घोड़ा गाड़ी का दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं जिसमें चीन के सम्राट की बेटी है, जिसका नाम होता है राजकुमारी सांसी, और उसकी बॉडीगार्ड जिसका नाम है टिक टिक। इसके बाद राजकुमारी शशि को देखकर एस्टिक्स के मन में लड्डू फूटने लगता है, यानी कि वो राजकुमारी को पसंद करने लगता है। तभी गांव का सरदार आकर बैंक्रिप्स यानी जो राजकुमारी को लेके आया था, वो राजकुमारी के बारे में अपने मुखिया को बताता है कि ये चीन से है, रानी की एक बेटी है। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ राजकुमारी अपनी माँ रानी के साथ रहती है, और जब से राजा की मृत्यु हुई है तब से रानी को अपने 6 राज्यों पर नियंत्रण पाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब से राजकुमारी शशि पैदा हुई है तब से बाकी राजकुमार उनके लिए लालची हो गए हैं। राजकुमारी के 20वें जन्मदिन पर रानी ने उसे एक सोने का सिक्का गिफ्ट में दिया, जिस पर राजकुमारी की तस्वीर बनी हुई थी। लेकिन राजकुमारी को यह सब पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहां से नाराज होकर चली जाती है। उसके बाद रानी राजकुमार नृत्यांगना को अपने ही राज्य में कर बढ़ा देने की वजह से उसको डांटती है, क्योंकि वहां की जनता पहले से ही अकाल और भुखमरी से जूझ रही है। जबकि नृत्यांगना राजकुमारी से शादी करना चाहता था। ये बात जानकर सभी लोग हंसने लगते हैं। जहाँ क्वीन समझ जाती है इतनी बेइज्जती के बाद वो चुप नहीं रहेगा। उसके बाद टिक टिक रानी और राजकुमारी शॉपिंग के लिए आती हैं और एक सोने की दुकान पर जाती हैं। बैंक्रिप्स यहाँ नया था, इसलिए वो रानी को पहचान नहीं पाता और उनसे बहस करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ उसका चाचा आता है और रानी से माफी मांगता है और माफी के तौर पर गोल्स की प्रसिद्ध शराब देता है। रानी अपनी बेटी के साथ शॉपिंग कर रही होती है, तभी उन पर हमला हो जाता है। वो हमला उसी सेनापति ने किया होता है। रानी ऑब्लिक्स के कट रानी कहती है यहाँ से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता है। तभी बैंक्रिप्स का चाचा राजकुमारी और उसकी बॉडीगार्ड टिक टिक को बैंक्रिप्स के साथ एक खुफिया रास्ते से भगा देता है और गोल्स से मदद लाने को कहता है और महारानी के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है। लेकिन सैनिक उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और महारानी के साथ उसे भी कैद कर लिया जाता है और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। ये सब सुनकर सभी गोल्स रोने लगते हैं। इधर राजकुमारी को खुश करने के लिए बैंक्रिप्ट कहता है कि गोल तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन गांव का हेड उसकी मदद करने से मना कर देता है। जबकि एस्टिक्स राजकुमारी से एक तरफा प्यार कर बैठा था, इसलिए वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के बाद ऑब्लिक्स भी तैयार हो जाता है, क्योंकि वो एस्टिक्स को अकेला नहीं छोड़ सकता था और उसका जिगरी दोस्त था। तभी सरदार की पत्नी उसे बुरा भला कहती है और कहती है कि हम लोगों की मदद करते हैं। सरदार इसके बाद मान जाता है, क्योंकि अपनी वाइफ के सामने उसकी नहीं चलती। एस्टिक्स ऑब्लिक्स को उनकी मदद करने की इजाजत दे देता है। इसके बाद हमें रोम का राजा जूलियस सीजर को दिखाया जाता है, जो मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा यानी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। लेकिन रानी नाराज थी और राजा से लड़ाई करना चाहती थी। वह सब कुछ खत्म कर अपने घर जाना चाहती थी, क्योंकि उसे कोई और मिल गया था। वो बताती है कि उसका प्रेमी विश्व प्रसिद्ध एथलीट है, जबकि राजा को रोम और गोल्स के बाहर कोई नहीं जानता। लेकिन सीजर भी क्रोधित हो जाता है और उसे जाने की परमिशन दे देता है। इसके बाद सीजर के मंत्री सलाहकार पोको उसे सीजर से मिलवाते हैं और उसकी मदद के लिए उसे चीन में जमीन देने का वादा करते हैं। लेकिन सीजर पहले से ही पूरे रोम का राजा था, इसलिए सीजर उसे मना कर देता है। इस पर मंत्री सीजर को उकसाने के लिए कहता है कि चीन में कोई भी आपको नहीं जानता। सीजर को ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि उसकी वाइफ ने भी यही कह के उसकी इज्जत का फालूदा बनाया था और वो गुस्से में आकर मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गाँव वाले राजकुमारी के लिए एक गाड़ी का इंतजाम करते हैं, जिसमें वो राजकुमारी के साथ ऑब्लिक्स को
ले जाता है और कुछ ही समय में सभी अफ्रीका में पहुंच जाते हैं। सभी लोग काफी थक गए थे, इसलिए वो आराम करने के लिए रुकने का फैसला करते हैं। इसके बाद एस्टेरिक्स चुपके से राजकुमारी को कपड़े धोते हुए देख रहा था। तभी बैंक्रप्ट भी वहां आ जाता है और दोनों के बीच बहस होने लग जाती है। बैंक्रप्ट उसे बताता है कि वो राजकुमारी से प्यार करता है और वे दोनों शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर ऑब्लिक्स भी उनके पास आ जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि बैंक्रप्ट भी राजकुमारी को पसंद करता है। इस पर ऑस्ट्रिक नाराज होता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें चीन की घाटी को दिखाया जाता है जहां रानी को बंदी बनाकर रखा गया था। सेनापति रानी को धमकाता है कि अगर ये घड़ी रुकने तक यानी कि उनके समय की स्टॉप वॉच खत्म होने तक राजकुमारी यहाँ नहीं पहुंची तो वो उन्हें मार देगा। सीजर अपने शक्तिशाली सेना के साथ चीन की ओर आगे बढ़ता है, जबकि ऑब्लिक्स भी तेज रफ्तार से बहुत सारे देशों को पार करता है और एक ऐसे शहर में पहुंचता है जहां उन लोगों को एक कप्तान की जरूरत होती है क्योंकि उन्हें समुद्र पार करना होगा। चीन पहुंचने के लिए ये लोग एक शराब खाने में जाते हैं जिसका मालिक टिप्सी है जो एक गोल्स है। टिप्सी भी कैप्टन को ढूंढने में उन लोगों की मदद करती है। फिर कुछ बदमाश शराब का पैसा दिए बिना ही वहां से जाने लग जाते हैं। तभी एस्टेरिक्स अपना जादू दिखाता है और जल्दी से जादू का शरबत पी जाता है जिससे उसके ऊपर एक सुपर हीरो वाली शक्ति मिल जाती है और वह एक ही झटके में सभी बदमाशों को छत के ऊपर फेंक देता है। इसके बाद ऑब्लिक्स भी उन्हें अपने बचपन के बारे में बताता है कि जब वो छोटा था मैं जादुई शरबत के बर्तन में गिर गया था, इसलिए मुझे जादुई शरबत की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपनी एक ही उंगली से एक बदमाश को हवा में उड़ा देता है। इसके बाद सभी लोग एक जहाज लेकर समुद्री रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें दूर समुद्र में एक समुद्री डाकू जहाज दिखाया जाता है जो समुद्री लुटेरे होते हैं जो वहां पर उनके लिए घात लगाकर बैठे थे, लेकिन उन्हें वहां एक जहाज और दिखता है जो गोल्स का होता है। वो जहाज देखकर उन्हें कुछ सुकून मिलता है, लेकिन फिर भी लड़ना तो है ही। तभी एस्टेरिक्स शरबत पीने वाला होता है। टिक-टिक उसे रोक देती है और चीनी कुंग-फू का कमाल दिखाकर सभी लुटेरों को मारने लग जाती है। टिक-टिक की लड़ाई देखकर ऑब्लिक्स के मन में लड्डू फूटने लगता है और वो बहुत खुश होता है। डाकुओं को मारने के बाद सभी लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सीजर अपने सैनिकों के साथ बहुत से देशों को पार करके चीन पहुंचता है जहाँ चीन की क्वीन जहाँ सभी 6 राज्यों को जीतने की योजना बना रही होती है और जबकि असली महारानी को उन्होंने कैद कर रखा होता है। तभी सीजर रानी के मैप का मजाक उड़ाता है और कहता है कि अपनी आंखें खुली रखो क्योंकि ये युद्ध बस कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा क्योंकि वो रोमन्स है और उसे अपनी ताकत पर घमंड है। और अगली ही सुबह क्वीन सीजर सभी राज्यों को फतेह करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो बहुत सारे युद्ध लड़ते हैं और काफी खून खराबा भी करते हैं और कुछ ही समय में वो 5 राज्यों को जीत लेते हैं और इन सब का श्रेय एक योद्धा यानी एंटीवर्स को जाता है जो बहुत ही खतरनाक योद्धा था। जीत के जश्न में सभी लोग रात को पार्टी कर रहे होते हैं। तभी क्वीन आखिरी राज्य के बारे में बताती है कि ये बहुत ही खतरनाक राज है क्योंकि इसका राजा कुकू है जो वो हारने वाले लोगों में से नहीं है। लेकिन सीजर को रानी की बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो घमंड है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है राजकुमारी सभी गोल्स को लेकर चीन के एक शहर में पहुंच जाती है जहां दीवारों पर राजकुमारी के वांटेड होने के पोस्टर लगे हुए थे। इसलिए वो सभी छुपकर एक होटल में रुक जाते हैं क्योंकि वहां राजकुमारी से किसी की मुलाकात भी होनी थी। अगले दिन बाजार में सैनिक अनाउंस करते हैं कि रानी को सबके सामने सुबह फांसी दी जाएगी। ये सब देखकर राजकुमारी को बहुत गुस्सा आता है और वो सैनिकों के सामने आ जाती है। सब सैनिक उसे घेर लेते हैं। तभी ऑब्लिक्स जादू वाला शरबत पी लेता है और कुछ ही देर में सभी सैनिकों को मुर्गी बना देता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सीजर अपनी पत्नी के बारे में सोचकर बहुत ही दुखी होता है, इसलिए उसका मुख्यमंत्री उसे मोटिवेट करता है और उसे उसकी पत्नी के खिलाफ भड़काता है। तभी सीजर एक खत लिखकर अपनी पत्नी को भेजता है। इसके बाद उसकी पत्नी का भी खत आ जाता है जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए सीजर से माफी मांगती है और कहती है कि वो रोम में उसका इंतजार कर रही है, वो जल्दी से घर वापस आ जाए। यह सुनकर सीजर घबरा जाता है क्योंकि उसने तो एक खत भेज दिया है पहले ही। वो कबूतर को रोकने के लिए कहता है जिससे उसने अभी अभी अपनी पत्नी को खत भिजवाया था। सीजर अपनी पत्नी को याद करके बहुत दुखी होता है। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी के साथ सभी एक होटल में छुपे होते हैं। तभी उनसे मिलने एक मास्टर आता है जो थोड़ा फनी टाइप का होता है, जो अपनी शक्तियों से रानी की कैद होने की जगह उन्हें दिखाता है और कहता है रानी यहीं कैद है और ये भी कहता है कि रानी आजाद कराने के बाद उन्हें जल्दी कुकू के महल में जाना होगा। ऐसा करके वो सीजर को हरा पाएंगे। बाबा वहां से गायब हो जाता है। तभी रोमन्स के सिपाही राजकुमारी को ढूंढते हुए उसके होटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके आने से पहले वो सभी होटल से बाहर निकल चुके होते हैं। घाटी में पहुंचते ही टिक टिक तेजी से पहाड़ पर चढ़ जाती है और ऑब्लिक्स की मदद से
रानी को कैद से आजाद करा लेती है। रानी अपनी बेटी राजकुमारी से मिलकर बहुत खुश होती है और गोल्स का शुक्रिया अदा करती है। चीन के लोग रानी को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए रानी टिक टिक के साथ उनकी मदद लेने जाती है। राजकुमारी गोल्स के साथ कुकू राज्य की ओर निकल जाती है, जैसा कि उस मास्टर ने कहा था। दूसरी ओर सीजर अपनी रानी को याद करके बहुत ही दुखी हो रहा होता है। तभी सीजर चावल का बना हुआ शरबत पीता है, उसमें एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है और वो चीन का अगला राजा बनने के सपने देखने लग जाता है। वहीं दूसरी ओर ऑब्लिक्स अपनी शक्ति से सबको कुकू के महल तक ले जाता है। इधर राजकुमार कुकू का मंत्री राजकुमारी को रोकता है और सबूत पेश करने के लिए कहता है कि वो ये जानना चाहता था कि ये सच में राजकुमारी असली है या कोई और है। लेकिन राजकुमारी सची उसे अपना सिक्का दिखाती है जो उसे अपनी माँ ने उसके जन्मदिन पर दिया था, जिससे सभी को विश्वास हो जाता है कि ये असली राजकुमारी है और वो उसके सामने झुक जाते हैं। फिर अंदर से एक आदमी बाहर आता है जिसका मुंह ढका हुआ होता है और वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार कुकू था, जो इतना सुंदर था कि राजकुमारी का दिल उस पे आ जाता है। ये देखकर एस्ट्रिक्स दुखी होकर वहां से चला जाता है क्योंकि उसका तो पहले ही चल रहा था। उसके बाद सीजर और क्वीन अपनी सेना के साथ कुकू राजा के महल के बाहर आ जाते हैं। जैसे ही दोनों राज्य युद्ध के लिए आमने सामने होते हैं, तभी राजकुमारी सासी कहती है कि मैं नहीं लड़ना चाहती हूँ और आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाती है। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं क्योंकि राजकुमारी के साथ सिर्फ 10,000 सैनिक थे और वहीं सीजर के पास 80,000। सीजर का यह भी कहना था कि उसे आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारा। तभी सीजर एस्ट्रिक्स और ऑब्लिक्स को देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि रोमन्स पहले से ही गोल्स के पीछे थे और उनसे कभी जीत नहीं पाए। फिर भी एंटीवर्स जो एक योद्धा है वो लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक उसके पैर में दर्द होता है और वो वहां से भाग जाता है। हालांकि वो भागा गोल्स की वजह गोल्स को देखकर ही है। इसके बाद गोल्स जादुई शरबत पीते हैं और राजकुमारी सासी और कुकू को भी देते हैं, जिसके कारण उनमें से बहुत सी शक्तियां आ जाती हैं और वो सब मिलकर क्वीन और सीजर की सेना के साथ फाइट करने लग जाते हैं और उनके सैनिकों को हवा में उड़ा उड़ाकर फेंकने लग जाते हैं। तभी क्वीन वाड़ों की एक बौछार करती है जिसमें से एक बार जादू के शरबत की बोतल में जा पड़ता है, जिसके कारण सारा शरबत छलक जाता है। क्योंकि शरबत का असर थोड़ी ही देर होता है, इसलिए सबकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। एस्ट्रिक को सीजर के सैनिक चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी ऑब्लिक्स उसे बचाता है क्योंकि उसकी शक्तियां खत्म नहीं होती, क्योंकि वो बचपन में जादुई शरबत के बर्तन में गिर गया था, इसलिए वो परमानेंट ही सुपर हीरो है। अब सारा का सारा खेल उल्टा हो गया। सीजर की सेना कुकू की सेना पर भारी पड़ने लगी थी, लेकिन तभी महारानी अपनी सेना लेकर वहां आ जाती है। रानी की सेना बहुत बड़ी होती है, जिससे देखकर सीजर डर जाता है और सीजर की सेना अपने हथियार डाल देती है। रानी चुपचाप सीजर को वापस रोम जाने का ऑफर देती है, जिससे सीजर मान लेता है क्योंकि कहाँ 10 लाख सैनिक और कहाँ 80,000। तभी सीजर की वाइफ का खत आता है और वो सीजर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। सीजर अब ना यहाँ का रहा ना वहाँ का। इस तरह युद्ध खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद दोनों वापस गोल्स आ जाते हैं, यानी कि एस्ट्रिक्स और ऑब्लिक्स। उनके साथ चीन की रानी भी आती है और एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है, जिसमें चीन की महारानी राजकुमारी सासी और राजकुमार कुकू की शादी हो जाती है। फिर सब लोग मिलकर दावत का लुत्फ उठाते हैं और ऑब्लिक्स टिक टिक के साथ डांस करता है और यहीं पर होता है हमारी कहानी का समापन, द एंड।